गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसी है पब्लिक? यस जी यस, कैसी है पब्लिक? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुशील, विशाल, देवेंद्र, संग्राम, इंद्रानी, इशिका, रवि, गोविंद, हीरालाल, सुमन, करण, पुष्पेंद्र, अंकुश, हीरालाल, रुपेश, शाजिया, कमलेश, सुमन, लता, गुरप्रीत, स्वाति, ब्रिजेश, अमन, सोनाली, अजीत, कुणाल, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत जी, स्वागत। वेलकम टू द क्लास। मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? आई एम ऑल वेल। आप बताएंगे आप कैसे हैं? चलो जी, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। सर क्वेश्चन नंबर 1। अरे यार भाभी, थोड़ा सब्र कर लिया कर बच्चे। ना दुआ, ना सलाम, ना राम राम। चलो लास्ट जो किया था एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट जो किया था एक बार जल्दी से अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर लास्ट हम लोगों ने टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। लास्ट हम लोग ने टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर हम लोगों ने सेक्शन नंबर 12(2) टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जो कवर्ड होते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, हमने उनकी बातचीत कर ली थी। सर यहां पर लिखा हुआ था कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई होगा अर्लियर ऑफ। अर्लियर ऑफ किस चीज का? सर अर्लियर ऑफ देखा जाएगा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस का, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस का। अर्लियर देखा जाएगा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस का, या फिर एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस का। दोनों में जो भी अर्लियर है। फिर क्लॉज नंबर बी था। क्लॉज नंबर बी में लिखा हुआ था जिस दिन आपको पेमेंट रिसीव हुई है। इन दोनों में जो अर्लियर है। उसके बाद आगे चल के हम लोगों ने एक नोटिफिकेशन पढ़ी, नोटिफिकेशन नंबर 66/17। कहता है कि सर अगर आप नॉर्मल स्कीम के अंदर हो, कहता है सर अगर आप नॉर्मल स्कीम के अंदर हो और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है तो ऐसे केस में हम केवल 12(2)A लगाएंगे, 12(2)B एप्लीकेबल नहीं करेंगे। यानी कि इफेक्टिवली आपका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? ड्यू डेट और एक्चुअल डेट दोनों में जो भी आपका अर्लियर है। इसके बाद कहा कि ये नोटिफिकेशन नंबर किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? सर अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ले रखी है तो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, और अगर आप स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स प्रोवाइड कर रहे हो, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, वहां पर भी ये आपका अप्लाई नहीं होगा। बहुत अच्छे सर। इसके बाद सर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस कहां लिखी हुई है? सर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस लिखी हुई है आपके पास सेक्शन नंबर 31 के अंदर। सेक्शन नंबर 31 में जब पहुंचे, जब सेक्शन नंबर 31 में पहुंचे तो वहां पता चला, कहता है कि अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो उस केस में आपको इनवॉइस कब इशू करना है? रिमूवल के टाइम पर इशू करना है। और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो आपको डिलीवरी के टाइम पर इनवॉइस इशू करना है, आपको डिलीवरी के टाइम पर इनवॉइस इशू करना है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर आप कॉन्टिन्यूअस सप्लाई करते हो, अगर आप कॉन्टिन्यूअस सप्लाई करते हो जहां पर स्टेटमेंट इशू करा जाता है, वहां पर हमने क्या देखा? वहां पर हमने देखा कि ड्यू डेट कैसे निकलेगी? ड्यू डेट निकलेगी जब आपको पेमेंट मिली थी वो वाला दिन, जब आपको पेमेंट मिली थी वो वाला दिन, या फिर जब आपने स्टेटमेंट जारी किया, या फिर जब आपने स्टेटमेंट जारी किया वो वाला दिन।
इन दोनों में जो भी आपका अर्लियर है वो आपका ड्यू डेट बन जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर आपने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस करी है, अगर आपने अप्रूवल बेसिस पर सेल करी है तो ड्यू डेट कैसे निकलेगी? ड्यू डेट निकलेगी 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, या फिर जिस दिन बायर ने एक्सेप्टेंस दे दी, जिस दिन बायर ने एक्सेप्टेंस दे दी, दोनों में जो भी आपका अर्लियर है। इतनी बातचीत हम लोगों ने लास्ट क्लास में करी थी, इतनी बातचीत हम लोग ने लास्ट क्लास में करी थी। मैंने आप लोग को क्वेश्चन होमवर्क पे दिए थे, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन होमवर्क पे दिए थे। पहले मेरे को ये बताना कि ये जो पीछे वाले क्वेश्चन थे, बैक क्वेश्चंस थे, इसके क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 5 में कोई प्रॉब्लम है? बैक क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 5 में कोई प्रॉब्लम है? बैक क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 में कोई प्रॉब्लम है? जल्दी से, केवल इन दोनों क्वेश्चन में, 2 और 5 में कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 में कोई प्रॉब्लम है? टू और 5 में कोई प्रॉब्लम है? 2 में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है 2 में? ऑर्डर प्लेस करा गया था राम एंड कंपनी को 18 अगस्त को, कंसाइनमेंट देना था, कस्टमाइज शूज थे, राम एंड कंपनी ने कंसाइनमेंट रेडी कर दिया और इन्फॉर्म कर दिया कस्टमर को और इश्यू कर दिया इनवॉइस 2 दिसंबर को। तो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 2 दिसंबर। एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 2 दिसंबर। एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस आपके पास क्या आ चुका है? 2 दिसंबर। इसके बाद कस्टमर ने कलेक्ट किया कंसाइनमेंट फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ राम एंड कंपनी। राम एंड कंपनी के प्रीमाइसेस से, राम एंड कंपनी के प्रीमाइसेस से आपका कंसाइनमेंट कलेक्ट किया गया 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को मतलब कि रिमूवल हमारे प्रीमाइसेस से कब हुआ? रिमूवल हमारे प्रीमाइसेस से कब हुआ? 7 तारीख को हुआ। तो 7 दिसंबर आपके लिए क्या हो गया? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस हो गया। 7 दिसंबर आपके लिए ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस हो गया। इसके बाद आपको पेमेंट सेम डेट पर मिल गई, जो आपने अपने बुक्स में अगले दिन पर रिकॉर्ड कर ली। हमें पेमेंट से क्या लेना देना है? हमें पेमेंट से क्या लेना देना है? एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन में हमेशा क्या लगेगी? नॉर्मल स्कीम। और नॉर्मल स्कीम में आप क्या देखते हो? सर नॉर्मल स्कीम में आप केवल 12(2)(a) देखते हो। 12(2)(a) कहता है कि एक्चुअल डेट या फिर ड्यू डेट, दोनों में जो भी अर्लियर है। तो एक्चुअल डेट 2 दिसंबर है, ड्यू डेट 7 दिसंबर है, अर्लियर आपका 2 दिसंबर है। 2 दिसंबर आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। क्या प्रॉब्लम? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और 8 में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 में कोई डाउट है? मोहित, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 हमने क्लास में कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने क्लास में कर लिया है। टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 2 है। अरे यार, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने होमवर्क पे नहीं दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 4 जहर है बच्चे। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये हमने कर लिया था क्लास में, मैंने टिक करवा दिया था, होमवर्क में नहीं दिया था, पता नहीं क्यों, खाम खां। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या प्रॉब्लम है? मंच एंड वंश एक ट्रेडिंग कंपनी है, रजिस्टर्ड सप्लायर है, लाइबल टू पे जीएसटी अंडर द फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी देना है इनको, बहुत अच्छी बात है। आपको टाइम ऑफ सप्लाई बतानी है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। गुड्स आपने सप्लाई करे हैं 3 अक्टूबर को। अब देखो, हमें नहीं पता कि गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है कि नहीं, हमें नहीं पता गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है कि नहीं। तो हम मान के चल रहे हैं कि मूवमेंट है या नहीं। हमने गुड्स कब सप्लाई करे? हमने गुड्स सप्लाई करे 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को हमने गुड्स सप्लाई करे, तो हमारा कायदे से इनवॉइस कब इश्यू हो जाना चाहिए था? सप्लाई के साथ।
हमारा इनवॉइस का भी इशू हो जाना चाहिए था सप्लाई के साथ, तो ड्यू डेट क्या होनी चाहिए थी? ड्यू डेट होनी चाहिए थी 3 अक्टूबर, लेकिन हमने इनवॉइस का भी इशू किया 5 अक्टूबर को। हमने इनवॉइस का भी इशू किया 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को। तो ये 5 अक्टूबर क्या है? एक्चुअल डेट। देखो हमें यहां पता नहीं है, यहां हमें पता नहीं है कि मूवमेंट इन्वॉल्व है कि नहीं। हमें नहीं पता है कि यहां पर मूवमेंट इन्वॉल्व है कि नहीं, हमें नहीं पता। अगर मान लो मूवमेंट इन्वॉल्व है तो मैं इसको रिमूवल की डेट मान लेता हूं, तो भी ये ड्यू डेट बन जाएगी। और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो मैं इसको डिलीवरी की डेट मान लेता हूं, तो भी ये ड्यू डेट बन जाएगी। इन शॉर्ट आपकी सप्लाई की जो डेट है वही ड्यू डेट है। इन शॉर्ट आपकी सप्लाई की जो डेट है वही ड्यू डेट है। तो आपकी ड्यू डेट है 3 अक्टूबर, आपकी इनवॉइस की डेट है आपके पास 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। ठीक है, अच्छा अब सर आपका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? सर टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12(2) रीड विद नोटिफिकेशन नंबर 66/17। टाइम ऑफ सप्लाई आपका बनेगा अर्लियर ऑफ ए पॉइंट ड्यू डेट 3 अक्टूबर, बी पॉइंट एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस विच इज 5 अक्टूबर। दोनों में जो अर्लियर है 3 अक्टूबर आपका आंसर आएगा, 3 अक्टूबर आपका आंसर आएगा। ठीक है, 3 अक्टूबर आपका आंसर आएगा। यहां पर आप सॉल्यूशन में आप लाइन ऐड कर लो, आप सॉल्यूशन में लाइन ऐड कर लो, सॉल्यूशन में लाइन ऐड कर लो। यहां पे नोटिफिकेशन नंबर 66/17 नहीं लगाया इन लोगों ने, आप यहां पे लिख दो एज पर सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टैक्स ऑन विच इज पेबल एंड फॉरवर्ड अर्लियर ऑफ फॉलोइंग टू डेट्स। ठीक है, इसके बाद यहां पर आप डाल दो, यहां पर आगे आप लिख दो, यहां पर आगे आप लिख दो however as per notification number 66/17 only 12(2)(a is to be considered, 12(2)(a is to be considered। बस इतनी ये लाइन ऐड कर दो, आप बस इतनी लाइन ऐड कर दो। आपको डेट ऑफ रिसीट इंक्लूड नहीं करनी है। ठीक है, आपको डेट ऑफ रिसीट इंक्लूड नहीं करनी, आप डायरेक्टली ऐसे भी आंसर कर दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में कोई डाउट है? 8 में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 8 में कोई डाउट है? Messrs AB Oil Corporation entered into a contract with Mr. B to supply oil throughout the year. AB Oil Corporation issues the monthly statement for the oil supplied to Mr. B. Determine the time of supply of goods in the following independent cases. Mr. B made the payment for the month of July on 31st July and AB Oil Corporation issued the statement for the month of July on 8th August 2017। बताओ सर, बताओ सर। इजी था 8, कर लिया। हाँ, जीनत कह रही है सर क्वेश्चन नंबर 8 में एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस नहीं गिवन है। जीनत कह रही है सर क्वेश्चन नंबर 8 में एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस नहीं गिवन है। अब एक बात को समझना, वैलिड क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है सर। इसमें स्टेटमेंट की डेट दे रखी है कि स्टेटमेंट 8 अगस्त को इशू हुआ है। स्टेटमेंट की डेट दे रखी है कि स्टेटमेंट 8 अगस्त को इशू हुआ है। क्वेश्चन में यह नहीं बता रखा कि एक्चुअली में इनवॉइस कब इशू हुआ है। अब समझना बात को, समझना बात को। नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा, अगर आप सप्लायर हो तो आप क्या करोगे? आप अगर सप्लायर हो तो क्या करोगे? केवल आप स्टेटमेंट इशू करोगे कि स्टेटमेंट के साथ बिल भी इशू कर दोगे? जब आप मंथली हिसाब निकालोगे, हिसाब निकालने के बाद आप केवल हिसाब ही दोगे कि आप बिल भी दे दोगे? सर नॉर्मली हिसाब के साथ बिल भी इशू हो जाता है।
नॉर्मली हिसाब के साथ बिल भी इशू कर दिया जाता है, यानी कि यह माना जाएगा कि जिस दिन स्टेटमेंट इशू करी गई है उसी दिन बिल भी इशू कर दिया गया है। जिस दिन स्टेटमेंट इशू करी गई है उस दिन बिल भी इशू कर दिया गया है, यह मान लिया जाएगा। अगर क्वेश्चन अपनी अलग से डेट दे देता तो हम उस डेट को कंसीडर करते, लेकिन नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि सप्लायर जब भी स्टेटमेंट जारी करता है स्टेटमेंट के साथ बिल भी जारी कर देता है, वो स्टेटमेंट के साथ बिल भी जारी कर देता है। यानी कि यहां पर आपका जो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस होगा, यहां पर आपका जो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस होगा वो स्टेटमेंट का डेट ही मान लिया जाएगा, यानी कि 8 अगस्त, यानी कि स्टेटमेंट का डेट ही मान लिया जाएगा 8 अगस्त। अब प्रोविजन क्या कहते हैं, प्रोविजन क्या कहते हैं, बताओ जी, बताओ जी, प्रोविजन क्या कहते हैं? सर प्रोविजन कहते हैं, प्रोविजन कहते हैं कि सर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगी, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगी इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सप्लाई। जिस दिन आपको पेमेंट मिली वो वाला दिन, जिस दिन आपको पेमेंट मिली वो वाला दिन, जिस दिन आपने स्टेटमेंट इशू किया वो वाला दिन। पेमेंट आपको मिली है 31 जुलाई को, स्टेटमेंट आपने इशू किया है 8 अगस्त को, दोनों में जो भी अर्लियर है, तो ड्यू डेट आपके पास निकल कर आ गई 31 जुलाई, 31 जुलाई। अब टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलती है? सर टाइम ऑफ सप्लाई तो सिंपल है, टाइम ऑफ सप्लाई तो सिंपल है, टाइम ऑफ सप्लाई को 12/2 के साथ नोटिफिकेशन नंबर 66/17 के साथ पढ़ना होता है। तो वो कहता है जो आपकी ड्यू डेट है या जो आपकी एक्चुअल डेट है, ड्यू डेट है 31 जुलाई, एक्चुअल डेट है 8 अगस्त, दोनों में जो भी आपका अर्लियर है, यानी कि 31 जुलाई आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद AB ऑयल कॉर्पोरेशन इश्यूड द स्टेटमेंट of the August on 5th September, the payment of which was not received till 30th September। अब इस केस में क्या करोगे, इस केस में क्या करोगे? आपको पेमेंट 30 तारीख तक नहीं मिली, इस केस में क्या करोगे? जी 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 संदिलिया जी, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा नॉर्मल स्कीम। इस केस में क्या करोगे? पेमेंट आपको 30 तारीख तक मिली ही नहीं, पेमेंट की डेट आपको पता ही नहीं है, स्टेटमेंट आपने 5 तारीख को जारी कर दिया, स्टेटमेंट आपने 5 तारीख को जारी कर दिया, स्टेटमेंट आपने 5 तारीख को जारी कर दिया, पेस्ट। पेमेंट की डेट आपको पता ही नहीं है, पेमेंट की डेट आपको पता ही नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक पेमेंट नहीं आई है, 30 सितंबर तक पेमेंट नहीं आई है, और स्टेटमेंट 5 तारीख को जारी हो चुका है, स्टेटमेंट 5 तारीख को जारी हो चुका है। तो बाबू अर्लियर क्या निकलेगा? अर्लियर निकलेगा 5/9। तो ड्यू डेट आपकी क्या हो गई है? ड्यू डेट आपकी 5/9 हो गई है, और स्टेटमेंट जब इश्यू हुई है तो इनवॉइस भी इश्यू हो गई होगी, स्टेटमेंट जब इश्यू हुई है तो इनवॉइस भी इश्यू हो गई होगी। तो सर आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा? टाइम ऑफ सप्लाई आपका 5/9 ही निकल कर आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई आपका 5/9 ही निकल कर आ जाएगा। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई आपका 5/9 ही निकल कर आ जाएगा। ठीक है सर। इसके बाद मैंने आपको टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए दिया था, टेस्ट योर नॉलेज का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए दिया था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। अ मशीन हैज टू बी सप्लाइड एट साइट, इट इज डन बाय सोर्सिंग वेरियस कंपोनेंट्स फ्रॉम द वेंडर एंड असेंबलिंग द मशीन एट साइट। सोच कर बताना क्या यहां पर मूवमेंट इन्वॉल्व होगी कि मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी? नहीं हर्ष मेरे भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो हर्ष? हर्ष अग्रवाल, क्या समस्या क्या है? इतने बौखलाए क्यों रहते हो?
हाँ जी सर, क्या यहां पर मूवमेंट इन्वॉल्व होगी? मूवमेंट इन्वॉल्व होगी? नहीं होगी यार, कैसे होगी? कैसे होगी मूवमेंट? कैसे इन्वॉल्व होगी? मशीन को साइट पे असेंबल किया जाएगा, मशीन को साइट पे असेंबल किया जाएगा, मूवमेंट कैसे हो जाएगी? मशीन को साइट पर असेंबल किया जाएगा तो मूवमेंट कैसे हो जाएगी, मुझे ये बताओ। अगर अगर मशीन कहीं और तैयार होती और फिर उसे फैक्ट्री में लाया जाता, मशीन कहीं और तैयार हो रही होती और उसे फैक्ट्री में लाया जाता, तब तो मूवमेंट होती ना। लेकिन यहां पर तो हम साइट पर ही मशीन को क्या कर रहे हैं? असेंबल कर रहे हैं। हम यहां पर साइट पर ही मशीन को क्या कर रहे हैं? असेंबल कर रहे हैं। हम अलग अलग पार्ट्स को साइट पर लेकर आ रहे हैं। हम अलग अलग पार्ट्स को साइट पर लेकर आ रहे हैं और यहां साइट पर इनको असेंबल करके मशीन बना दे रहे हैं। असेंबल कर कर यहां पर मशीन रेडी कर दे रहे हैं और मशीन रेडी होने के बाद सीधे सीधे मशीन डिलीवर हो जाएगी ना। अब मशीन का मूवमेंट क्यों होगा? अब मशीन का मूवमेंट क्यों होगा? शुभाजीत कह रहे हैं सर असेंबल होने से पहले तो मूवमेंट हुआ ना। अरे मुन्ना, असेंबल होने से पहले क्या वो मशीन थी? असेंबल होने से पहले क्या वो मशीन थी? पहले तो वो पार्ट्स थे बेटा, पार्ट्स थे, मशीन थोड़े ना थी। मशीन तो साइट पर आकर बनी है। मशीन तो साइट पर आकर बनी है। ओहो ओहो हो, बात समझा? मशीन तो साइट पर आकर बनी है, उससे पहले तो वो पार्ट्स थे। तो फैक्ट्री है ये, फैक्ट्री। ओह, ये फैक्ट्री है मेरी। इस फैक्ट्री में क्या किया गया है? इस फैक्ट्री में आके मशीन को असेंबल किया गया है। अब क्या कोई मूवमेंट होगी? नहीं होगी सर, कैसी बातें करते हो। आगे क्या कह रहा है? द डिटेल्स ऑफ द वेरियस इवेंट्स आर, बहुत सारे इवेंट्स हुए। 17 सितंबर को परचेज ऑर्डर विद द एडवांस ऑफ 50,000 इज रिसीव फॉर द मशीन वर्थ ऑफ ₹12 लाख एंड द एंट्री ड्यूली मेड इन द सेलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर हमको ऑर्डर आया कि मशीन चाहिए, हमने कहा मिल जाएगी। कितने की है? 12 लाख की है, भिजवा दो, पहले 50,000 का एडवांस दे दो। तो सामने वाले बंदे ने हमको 50,000 का एडवांस दे दिया और हमको ऑर्डर दे दिया कि मशीन रेडी करा दो। 20 अक्टूबर को हमने मशीन को असेंबल कर दिया, मशीन को टेस्ट भी करवा दिया और सामने वाले बंदे ने मशीन को एक्सेप्ट भी कर लिया। यानी कि डिलीवरी किस दिन हो गई? डिलीवरी हो गई 20 तारीख को। डिलीवरी हो गई 20 तारीख को। डिलीवरी किस दिन हो गई? 20 तारीख को। ठीक है। 23 अक्टूबर को आपने इनवॉइस रेस कर दी, ये आपकी एक्चुअल डेट है। और 4 नवंबर को आपको बैलेंस पैसा मिल गया। देखो, आपको जब एडवांस मिला था इससे भी आपको मतलब नहीं है, जब आपको बैलेंस पेमेंट मिली थी इससे भी आपको मतलब नहीं है। आपको बस किससे मतलब है? ड्यू डेट से मतलब है। आपको ड्यू डेट से मतलब है और आपको एक्चुअल डेट से मतलब है, बात खत्म। तो यहां पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? यहां पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? टाइम ऑफ सप्लाई shall be earlier of as per section 12(2) read with notification number 66/2017, due date of invoice as per section 31, 20 अक्टूबर, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस 23 अक्टूबर, देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई 20 अक्टूबर। ठीक है। अच्छा,
नीचे यहां पर आपको एक नोट डालकर बताना पड़ेगा कि ड्यू डेट इज टेकन एज 20th October because there is no movement of machine is involved. 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 And hence, date of acceptance is considered as date of delivery. ठीक है। पार्ट्स के मूवमेंट से क्या मतलब है? हम पार्ट्स थोड़ा ना सप्लाई कर रहे हैं, हम तो मशीन सप्लाई कर रहे हैं। हम पार्ट्स थोड़ा ना सप्लाई कर रहे हैं, हम तो मशीन सप्लाई कर रहे हैं। पार्ट्स की सप्लाई थोड़े ना होगी। ठीक है, चलिए अब गाड़ी को नेक्स्ट लेवल पर लेके चलते हैं। बात करेंगे अब हम लोग सेक्शन नंबर 12.3 की। बात करेंगे अब हम लोग सेक्शन नंबर 12.3 की। 12.3 की किरण बेटा, हम इसके बारे में कॉम्पोजिशन स्कीम वाले चैप्टर में बात करेंगे ना। मैंने कल भी आपको बताया था कि कॉम्पोजिशन स्कीम लेने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इस पे हम बातें करेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम वाले चैप्टर पे। भाभी क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर भी लिखा होगा, आपको बस वो आंसर क्वेश्चन पेपर से उठा के आंसर शीट में लिखना है और एग्जामिनर उसको चेक करके पूरे नंबर दे देगा और इमीडिएटली आपके घर पे सीए की डिग्री भी भिजवा देगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन सब कुछ आपने आप बता देगा, अपने आप बता देगा, आंसर भी उसी में लिखा रहेगा बेटा। ठीक है, इवन बात चल रही है कि एडमिट कार्ड के साथ साथ यह भी बता दिया जाएगा कि कौन से पेपर में कौन से क्वेश्चन आएंगे। यह भी बात चल रही है कि एडमिट कार्ड के साथ यह भी बता दिया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आपको बस वही क्वेश्चन पढ़ के आने। ठीक है, एकदम इजी हो जाएगा बेटा, सब कुछ एकदम इजी हो जाएगा। चलिए सेक्शन नंबर 12.3, सेक्शन नंबर 12.3, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स covered under RCM। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कवर्ड अंडर RCM। देखो क्वेश्चन जब तक साइलेंट है, आप हमेशा उसको क्या मान के चलेंगे? FCM मान के चलेंगे। और क्या मान के चलेंगे कि ये नॉर्मल स्कीम वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन जब तक साइलेंट है आप हमेशा मानेंगे कि ये FCM है और यहां पर नॉर्मल स्कीम एप्लीकेबल हो रही है। ठीक है, चलिए टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कवर्ड अंडर RCM। जब तक क्वेश्चन ना कहे कि RCM वाला प्रोविजन लगाना है तब तक मत लगाना। यहां पर लॉ मेकर कहता है कि आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा दैट शैल बी अर्लियर ऑफ। अच्छा, RCM में टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? RCM में टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? GST is payable by recipient directly to the government। तो RCM के अंदर
रिसिपिएंट टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को डायरेक्टली पहुंचाता है, ठीक है। तो 12.3 आरसीएम की बात कर रहा है और कह रहा है कि टीओएस जो होगा शैल बी अर्लियर ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लियर ऑफ ए पॉइंट जिस दिन आपको गुड्स मिले डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, जिस दिन आपको गुड्स मिले, बी पॉइंट 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। यहां पर एक टिप दे रहा हूं, नोट, while calculating 31st day date of invoice is not considered. Date of invoice is not considered. C point. Date of payment. C point. Date of payment. Note. Date of payment shall be earlier of. Date of payment shall be earlier of. Date of payment shall be earlier of. Date of debit in bank account or date of recording payment in books of account of recipient. Date of payment shall be earlier of date of debit in the bank account, date of recording the payment in the books of accounts of the recipient. चलिए कॉपी कर लीजिए जल्दी से एक बार कॉपी कर लीजिए। जल्दी से एक बार कॉपी कर लीजिए। ऋषिका कोई बात नहीं,
ऋषिका बेटा कोई बात नहीं, किताब में नहीं है तो क्या हुआ, किताब में नहीं है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। पॉइंट समझ में आया, पॉइंट समझ में आया। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जो आरसीएम में है वो कैसे निकलेगा, आरसीएम में है वो कैसे निकलेगा, आरसीएम में है वो कैसे निकलेगा, आरसीएम में वो कैसे निकलेगा। टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लियर ऑफ, टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लियर ऑफ, टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लियर ऑफ डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, जिस दिन आपको गुड्स मिले इनवॉइस की डेट से 31st डे, इनवॉइस की डेट से 31st डे, या फिर डेट ऑफ पेमेंट, या फिर डेट ऑफ पेमेंट, इन तीनों में जो भी आपका अर्लियर है वो टाइम ऑफ सप्लाई है। डेट ऑफ पेमेंट क्या होगी, डेट ऑफ पेमेंट क्या होगी, जिस दिन आपके बैंक से पैसा डेबिट हो गया, जिस दिन आपके बैंक से पैसा डेबिट हो गया, या फिर जिस दिन आपने पेमेंट को रिकॉर्ड करा है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिस दिन आपने पेमेंट को रिकॉर्ड करा है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इन दोनों में जो भी आपका अर्लियर है, इन दोनों में जो भी आपका अर्लियर है वो अपने पास क्या बन जाएगा बेटा, वो अपने पास क्या बन जाएगा बेटा, वो अपने पास यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई निकलकर आ जाएगा। एवरीवन, वो अपने पास यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई निकलकर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सर एक बात बताओ, वैसे तो कॉमन सेंस है, वैसे तो कॉमन सेंस है, लेकिन फिर भी आजकल बहुत सारे लोगों का कॉमन सेंस नॉनसेंस हो गया है। जैसे अभी एक बच्चा बोल रहा था कि सर एफसीएम लगेगा कि आरसीएम लगेगा, ये बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा तब पता चलेगा। अब बताओ मैं क्या बोलूं, अब बताओ मैं क्या बोलूं, बताओ। जब मैं आरसीएम पढ़ा रहा था, एफसीएम और आरसीएम के बारे में बता रहा था, तो मैंने बताया था कि कुछ नोटिफाइड सप्लाईज हैं, सरकार ने कुछ नोटिफाई कर रखी है सप्लाई जिन पे आरसीएम लगता है। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को, मैंने बताई थी ये बात। लेकिन वही है ना कि नॉनसेंस, क्या बोले अब, छोड़ो, मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। ध्यान से, ध्यान से, क्या नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 अप्लाई होगी क्या आरसीएम पे? बताओ जी, बताओ, बताओ जी, बताओ, बताओ जी, बताओ। क्या नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 क्या आरसीएम वाले गुड्स पे लगेगी क्या? अरे नहीं सर, नहीं सर, क्यों लगेगी? मैंने वहां पर क्लियरली लिखवा दिया था, क्लियरली यहां पर लिखवा दिया था, बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया था। कहां गया बेटा, कहां गया, कहां गया बेटा, कहां गया, कि दो कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेंगी। कहां गया, ये रहा, कि सप्लायर ने नॉर्मल स्कीम ले रखी हो और सप्लाई एफसीएम में आती हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही ये नोटिफिकेशन लगेगी। तो बाबू आरसीएम में ये नोटिफिकेशन लगेगी नहीं ना। तो नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 12(3), क्योंकि वो केवल 12(2) के लिए आई है, वो केवल 12(2) के लिए आई है, वो यहां पर एप्लीकेबल होगी ही नहीं। तो नोटिफिकेशन नंबर 66/17 इज नॉट एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 12(3). ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल। डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन करना है टाइम ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 12(3) फ्रॉम इंफॉर्मेशन गिवन बिलो।
ए पॉइंट, ए पॉइंट। गुड्स आपको रिसीव हुए हैं, गुड्स आपको रिसीव हुए हैं, गुड्स आपको रिसीव हुए हैं 15 जुलाई 24 को। इनवॉइस इश्यू हो गई थी, इनवॉइस आपकी इश्यू हो गई थी ऑन 13 जून 24। सी पॉइंट। डेबिट हुआ बैंक में ऑन 11 जुलाई 24 और रिकॉर्ड हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑन 12 जुलाई 24। चलो सोचकर बताओ, यहां पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकल कर आएगा? सोचकर बताओ, यहां पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकल कर आएगा? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। दिस इज केस वन, दिस इज केस वन, दिस इज केस वन। ठीक है, प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपको 3 डेट्स चाहिए, मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। सर चीटिंग है ये, चीटिंग। बेटा टेक्नोलॉजी का फायदा है ये। चलो हाँ जी, हमें टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए 3 चाहिए। एक डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स चाहिए, एक हमें 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस चाहिए, और एक हमको चाहिए डेट ऑफ पेमेंट, एक हमको चाहिए डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, चलो आपको गुड्स कब रिसीव हुए? सर आपको गुड्स रिसीव हुए 15 जुलाई को। आपको गुड्स कब रिसीव हुए हैं? गुड्स आपको रिसीव हुए 15 जुलाई को। ठीक है, आपको इनवॉइस कब इशू करी गई थी? 13 जून को। इनवॉइस कब इशू करी गई थी? 13 जून को। जरा 13 जून से आप 31st डे निकालो, 13 जून से आप 31st डे निकालो, और 31st डे निकालने के लिए 13 जून को कंसीडर नहीं करोगे, यानी कि 31st डे की काउंटिंग कहां से शुरू होगी? 14 जून से शुरू होगी। 31st डे की काउंटिंग कहां से शुरू होगी? 14 जून से शुरू होगी, 14 जून से। अब जरा मुझे सोचकर जवाब देना, मुझे सोचकर जवाब देना। आपके पास जून में कितने दिन आ जाएंगे? सर जून में हमारे पास आ जाएंगे 17 दिन, क्योंकि जून 30 दिन का होता है, जून 30 दिन का होता है। पहले 13 दिन हटा दो तो 17 दिन बचेंगे जून के, और 31st डे लेने के लिए आपको जुलाई के 14 दिन पकड़ने पड़ेंगे। 17 और 14 31 होता है, यानी कि आपका 31st डे क्या निकल कर आ रहा है? आपका 31st डे निकल कर आ रहा है 14 जुलाई 24, 14 जुलाई 24। और मालिक आपको पेमेंट कब करी गई है ये कैसे पता चलेगा? तो पेमेंट के लिए जिस दिन बैंक से पैसा डेबिट हो गया, या फिर जिस दिन बुक्स में रिकॉर्ड हो गया, दोनों में जो अर्लियर है, दोनों में जो अर्लियर है, दोनों में जो अर्लियर है, तो 11 जुलाई और 12 जुलाई विच एवर इज अर्लियर, 11 जुलाई और 12 जुलाई विच एवर इज अर्लियर। तो पेमेंट मान ली जाएगी 11 जुलाई की, पेमेंट मान ली जाएगी 11 जुलाई की, पेमेंट विल बी 11th ऑफ जुलाई। अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकल कर आएगा सर? सर टाइम ऑफ सप्लाई निकल कर आएगा इन तीनों में जो भी अर्लियर है, इन तीनों में जो भी अर्लियर है, और अर्लियर है आपका 11 जुलाई 24, अर्लियर है आपका 11 जुलाई 24। ठीक है, चलो केस नंबर 2 देखते हैं। अब केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2, गुड्स आपको रिसीव हुए हैं 25 अगस्त को, गुड्स आपको रिसीव हुए हैं 25 अगस्त को, और इनवॉइस आपको रेस कर दी गई थी, इनवॉइस आपको रेस कर दी गई थी मान लो 16 जुलाई को, और आपका डेबिट हुआ है बैंक से पैसा 26 अगस्त को, और आपने बुक्स में इसको रिकॉर्ड कर लिया था
बुक्स में आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया था 25 अगस्त को। 25 अगस्त को। बताओ जी, सेकंड वाले केस का जवाब दे दो बेटा, सेकंड वाले केस का जवाब दे दो, सेकंड वाले केस का जवाब दे दो। सेकंड वाले केस का जवाब दे दो, सेकंड वाले केस का जवाब दे दो। सर बेली जी, सर बेली जी, बेली जी, बेली जी आओ सर, सेकंड वाले केस का जवाब ले लेते हैं सर, सेकंड वाले केस का जवाब ले लेते हैं सर। 25 अगस्त 24 को गुड्स आपको रिसीव हो गए थे, एज इट इज रिकॉर्ड कर लो 25 अगस्त 24, एज इट इज रिकॉर्ड कर लो 25 अगस्त 24। इसके बाद गुड्स आपको इनवॉइस करे गए थे 16 जुलाई को। जरा 16 जुलाई से 31 दिन काउंट करो, तो जुलाई के आपके पास आ जाएंगे 15 दिन और अगस्त के आपके पास आ जाएंगे 16 दिन। 15 और 16 मिलाकर 31 हो जाएगा, यानी कि 31st डे आ रहा है 16 अगस्त 24, 16 अगस्त 24। और आपका डेबिट हुआ है 26 अगस्त को, बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है 25 अगस्त को, तो आपका ये आ जाएगा 25 अगस्त 24, 25 अगस्त 24। यानी कि आपका टाइम ऑफ सप्लाई बच्चे निकलकर आ जाएगा 16 अगस्त 24, 16 अगस्त 24। अच्छा मान लो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। अच्छा मान लो अगर पेमेंट 2 किस्तों में हो, पेमेंट 2 किस्तों में हो, जैसे मान लो आपको गुड्स रिसीव हुए हैं 15 जुलाई 24 को, आपको इनवॉइस इश्यू करी गई थी 13 जून 24 को, 13 जून 24 को। और अगर हम पेमेंट की बात करें, पेमेंट की बात करें तो मान लो हमने 60% पेमेंट, 60% पेमेंट, 60% पेमेंट हमने करी है 60% पेमेंट हमने करी है, मान लो 10 जुलाई 24 को, और 40% पेमेंट हमने करी है, 40% पेमेंट हमने करी है मान लो 25 जुलाई को, 25 जुलाई को हमने पार्ट में पेमेंट करी है, पार्ट में पेमेंट करी है, 2 टुकड़ों में पेमेंट करी है, 2 टुकड़ों में पेमेंट करी है। तो मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, जब कभी भी टुकड़ों में पेमेंट हो रही होगी, जब कभी भी टुकड़ों में पेमेंट हो रही होगी, तो आप दोनों पेमेंट्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई अलग अलग निकालोगे। आप दोनों पेमेंट्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई अलग अलग निकालोगे। टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमिन्ड फॉर ईच पेमेंट सेपरेटली। तो अगर आप 2 टुकड़ों में पेमेंट कर रहे हो तो आपकी 2 बार टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगी, और अगर आप 3 टुकड़ों में पेमेंट कर रहे हो तो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई 3 टुकड़ों में निकलेगी। मतलब जैसे जैसे पेमेंट करोगे वैसे वैसे टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा। सिंपल सा फंडा, सिंपल सा फंडा, सिंपल सा फंडा। देखो ये टुकड़ों में नहीं होगा, ये टुकड़ों में नहीं होगा, ये टुकड़ों में नहीं होगा, ये टुकड़ों में नहीं होगा। टुकड़ों में क्या होगा सर? टुकड़ों में ये होगी। टुकड़ों में क्या होगी? पेमेंट होगी। पेमेंट टुकड़ों में होगी। अगर पेमेंट टुकड़ों में है तो हर एक टुकड़े की आपको क्या करनी पड़ेगी? टाइम ऑफ सप्लाई निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पे
60% पेमेंट का अलग से निकाल के चलेंगे और 40% पेमेंट का अलग से निकाल के चलेंगे। ठीक है, 60% पेमेंट का अलग से निकाल के चलेंगे और बाकी का अलग से निकाल के चलेंगे। ये मैंने यहां से कॉपी कर लिया, कॉपी पेस्ट। ठीक है, चलिए बताइए, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स दोनों केस में सेम रहेगा। डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स दोनों केस में सेम रहेगा, 15 जुलाई 15 जुलाई 15 जुलाई 15 जुलाई। 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, 31st डे कितना निकल रहा था? 14 दिन जून के आ रहे थे, 17 दिन जुलाई के आ रहे थे, यही होगा ना? 14 दिन नहीं, 17 दिन और 14 दिन, 17 और 14, 17 और 14, तो 31st डे आपके पास आ रहा है 14 जुलाई, 14 जुलाई, 14 जुलाई, 14 जुलाई। ठीक है, 14 जुलाई। ठीक है, 14 जुलाई और 14 जुलाई। ठीक है, एंड लास्ट में आपके पास डेट ऑफ पेमेंट क्या है? डेट ऑफ पेमेंट आपके पास 10 जुलाई है और आपके ऊपर 25 जुलाई है, 10 जुलाई है और 25 जुलाई है। ठीक है, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा सर? आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा 60% पेमेंट का 10 जुलाई, 60% पेमेंट का 10 जुलाई और 40% पेमेंट का 14 जुलाई, 40% पेमेंट का 14 जुलाई। ठीक है, तो आपको 60% पे जीएसटी पे करने की लायबिलिटी कब अराइज हुई है? 10 जुलाई को अराइज हुई है। 40% पे करने की लायबिलिटी कब अराइज हुई है? 14 जुलाई को अराइज हुई है, 14 जुलाई को अराइज हुई। ठीक है सर। अच्छा सर, इस वाले क्वेश्चन में आपने हमको सर ये नहीं बताया था कि पेमेंट बुक्स में डेबिट कब हुई थी और हमने इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड किया। ये वाली इंफॉर्मेशन मैंने नहीं दी थी आपको। मैंने आपको केवल पेमेंट का डेट बताया था, पेमेंट का डेट बताया था। मतलब मैंने ये नहीं बताया था कि डेबिट किस दिन हुआ है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस दिन रिकॉर्ड हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि मैंने आपको जो इंफॉर्मेशन दी है वो इन दोनों में से जो अर्लियर है उसी की इंफॉर्मेशन दी है। बात समझ रहे हो? अगर मैं आपको केवल डेट ऑफ पेमेंट बता रहा हूं तो दैट मींस मैं डेबिट और बुक्स में जो रिकॉर्डिंग है उन दोनों में से जो भी अर्लियर है वो करके आपको बता रहा हूं। उन दोनों में से जो भी अर्लियर है मैं वो करके बता रहा हूं। मतलब अब आपको दिमाग नहीं लगाना कि डेबिट किस दिन हुआ और आपके बुक्स में कब रिकॉर्ड हुआ। अगर क्वेश्चन आपको डायरेक्टली डेट ऑफ पेमेंट दे रहा है तो आप डायरेक्टली डेट ऑफ पेमेंट को उठाओ ना। जब क्वेश्चन आपको डेट ऑफ पेमेंट नहीं दे रहा है, वो आपको यह बता रहा है कि डेबिट किस दिन हुआ, रिकॉर्ड किस दिन हुआ, तो इन दोनों का जो अर्लियर है उसे डेट ऑफ पेमेंट बोलेंगे। बात समझा? अगर क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दे रहा है तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है ना। जब क्वेश्चन आपको डेट ऑफ पेमेंट ना दे, ये बताए कि डेबिट किस दिन हुआ है, रिकॉर्डिंग किस दिन हुई है, तो इन दोनों का जो अर्लियर होगा उसे तुम पेमेंट का डेट बोल देना। ठीक है, चल 12/3 क्लियर हो गया, 12/3 क्लियर हो गया। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। जिस दिन बुक्स में जिस दिन आपको गुड्स रिसीव हुए वो वाला दिन, जिस दिन आपको गुड्स रिसीव हुए वो वाला दिन, इनवॉइस की डेट से 31st डे या फिर डेट ऑफ पेमेंट, इनवॉइस की डेट से 31st डे या फिर आपका डेट ऑफ पेमेंट। एवरीवन जल्दी से कंफर्म करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? मेरी बात आपको पल्ले पड़ी है? ठीक है, अच्छा एक छोटा सा नोट डलेगा यहीं पे, एक छोटा सा नोट डलेगा यहीं पे। इन दोनों एग्जाम्पल्स के बाद डाल देना, इन दोनों एग्जाम्पल्स के बाद डाल देना और उस नोट को एक बॉक्स में डाल देना ताकि आपका नजर वहां पर जाए। ठीक है, अब जो नोट लिखवा रहा हूं उसको बॉक्स में डाल देना। ठीक है, नोट क्या कह रहा है? नोट क्या कह रहा है? इफ टाइम ऑफ सप्लाई, इफ टाइम ऑफ सप्लाई is not ascertainable,
if time of supply is not ascertainable as per above provision, as per above provisions of 12.3, then the time of supply shall be, then the time of supply shall be the date of entry, the date of entry in the books of recipient, in the books of recipient, in the books of recipient of supply. इवन ये 12.2 पे भी लग सकता है, ये वाला पॉइंट ना 12.2 पे भी लग सकता है, ये वाला पॉइंट 12.2 पे भी लग सकता है। ठीक है, आप यहां पर 12.2 भी ऐड कर लेना, यहां पे आप 12.2 भी ऐड कर देना। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? सर नहीं आ रहा है इसका मतलब समझ में। ये क्या कहना चाह रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो आपको नहीं पता कि इनवॉइस कब इशू करा गया है, आपको नहीं पता कि पेमेंट कब करी गई है, आपको नहीं पता इनवॉइस कब इशू करा गया है, आपको नहीं पता पेमेंट कब करी गई है, तो जिस दिन गुड्स आपके रिसीव होंगे वही दिन हम क्या मान लेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई। और ये किसके हिसाब से पता लगाएंगे? ये रिसिपिएंट के हिसाब से पता लगाएंगे कि रिसिपिएंट के बुक्स में इनकी एंट्री कब हुई है, रिसिपिएंट की बुक्स में इसकी एंट्री कब हुई है, इसके हिसाब से पता लगाएंगे। सर ऐसा कब होगा कि हमको नहीं पता होगा कि इनवॉइस की डेट क्या है? ऐसा कब होगा कि हमें नहीं पता होगा कि पेमेंट की डेट क्या है? बेटा जब हम ट्रांजैक्शंस को बुक्स में दिखाना नहीं चाहते होंगे, जब हम ब्लैक में ट्रांजैक्शन करना चाहते होंगे, है ना, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाहर रख के ट्रांजैक्शन करना चाहते होंगे, जीएसटी की चोरी करने की कोशिश कर रहे होंगे, वहां पर हम इनवॉइस इशू नहीं करते, वहां पर हम बैंकिंग चैनल से पेमेंट नहीं करते, वहां पर हम पेमेंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, कैश में लेन देन होता है, कैश में लेन देन होता है। तो अगर आपकी चोरी पकड़ी जाती है, आपकी चोरी पकड़ी जाती है, तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे पता लगाएंगे? सर जिस दिन रिसिपिएंट की बुक्स में, जिस दिन रिसिपिएंट की बुक्स में रिसीट को रिकॉर्ड करा हुआ है, जिस दिन रिसिपिएंट की बुक्स में रिसीट को रिकॉर्ड करा हुआ है, वही दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बैंक में है एक क्वेश्चन, हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको लाऊंगा यहां पर, फिर मैं आपको क्लियर करूंगा तब। ठीक है, अभी के लिए आप बस इसको लिखकर छोड़ दो, अभी के लिए आप इसे लिखकर छोड़ दो। चलो 12.3 इज ओवर, 12.3 इज ओवर। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 12.4, सेक्शन 12.4, सेक्शन 12.4, सेक्शन 12.4। 12.4 सप्लाई ऑफ वाउचर, सप्लाई ऑफ वाउचर एक्सचेंजेबल फॉर गुड, सप्लाई ऑफ वाउचर एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स। और सेक्शन 13.4 सप्लाई ऑफ वाउचर्स एक्सचेंजेबल फॉर सर्विस। देखो सेक्शन 13 सर्विस की बात करता है, सेक्शन 13 सर्विस की बात करता है, सेक्शन 12 गुड्स की बात करता है, लेकिन ये दोनों सब सेक्शन के प्रोविजन सेम है। मतलब जो प्रोविजन गुड्स पे लगता है वही प्रोविजन सर्विस पे लगता है। तो हम इन दोनों प्रोविजंस को मर्ज करके पढ़ेंगे, मर्ज करके पढ़ेंगे।
तो साथ के साथ आपका सेक्शन नंबर 13 भी निपट रहा है, आप ऐसा समझो, इस सेक्शन के साथ साथ आपका सेक्शन नंबर 13 भी निपट रहा है। सेक्शन 12(4) सप्लाई ऑफ वाउचर एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स, 13(4) सप्लाई ऑफ वाउचर एक्सचेंजेबल फॉर सर्विसेज। ठीक है, प्लीज जरा ध्यान से, प्लीज जरा ध्यान से। यहां पर आपको यह पता लगाना पड़ेगा, आपको यहां पर यह पता लगाना पड़ेगा कि सप्लाई आइडेंटिफाइबल है कि नहीं एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि सप्लाई आइडेंटिफाइबल है कि नहीं एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। सप्लाई आइडेंटिफाइबल है कि नहीं एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। सप्लाई इज identifiable. Supply is identifiable at the time of issue of voucher. Supply is identifiable at the time of issue of voucher. Supply is identifiable at the time of issue of voucher. If your answer is yes, if your answer is yes, so time of supply बनेगा date of issue of voucher. टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। एग्जाम्पल अमन, सेम तरीके से कि आपको ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस नहीं पता, आपको एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस नहीं पता, तो वो वाला नोट एप्लीकेबल हो जाएगा। आप टेंशन मत लो, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, अभी के लिए वो नोट लिख के छोड़ दो। हाँ जी, टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। एग्जाम्पल देखिएगा, मिस्टर जे परचेस्ड voucher of rupees 1000 from Oyo and gifted to Mr. Aman on his birthday. Mr. J purchased voucher of rupees 1000 from Oyo and gifted to Mr. Aman on his birthday on 14th Feb 2025. On 14th Feb 2025. Mr. Aman redeemed the voucher. Mr. Aman redeemed the voucher on 14th November 25. Mr. Aman redeemed the voucher on 14th November 25.
on 14th November 25. Determine the time of supply. Determine the time of supply. प्लीज जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, प्लीज मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैंने एक ओयो का वाउचर परचेस किया है 1000 रुपए का। मैंने ओयो का वाउचर परचेस किया है 1000 रुपए का और अमन को गिफ्ट किया है, अमन को गिफ्ट किया है। तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी चलने लग गया है कि यह वाउचर किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। तुम्हारे दिमाग में चलने लग गया है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर तुम्हारा दिमाग जरूरत से ज्यादा तेज चलता है। तुम्हारा दिमाग जरूरत से ज्यादा तेज चलता है, तो तुम्हारा दिमाग चलने लग गया कि जैसे ही मैंने बोला कि वाउचर ओयो का है तो तुम्हें पता लग गया है कि यह वाउचर किस पर्पस के लिए यूज होगा। तुम्हें पता लग गया है कि यह वाउचर किस पर्पस के लिए यूज होगा, यानी कि सप्लाई आइडेंटिफाइबल है एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। यानी कि इस वाउचर के अगेंस्ट पे क्या चीज सप्लाई करी जाएगी, इस वाउचर के सप्लाई पे क्या चीज दी जाएगी, आपको पहले से पता है। आपको पहले से पता है कि इस वाउचर का इस्तेमाल किस चीज में होने वाला है। तो लॉ मेकर कहता है कि अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है जब वाउचर इशू किया गया था, तो इस वाउचर का जो टाइम ऑफ सप्लाई है, इस वाउचर का जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो क्या बनेगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। इस वाउचर का टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, इस वाउचर का टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। भाई मेरी बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट पे रहो, कॉन्सेप्ट पे भटको मत। अगर आपको पहले से पता है कि वाउचर के अगेंस्ट पे क्या सप्लाई होने वाला है, अगर आपको पहले से पता है कि वाउचर के अगेंस्ट पे क्या सप्लाई होने वाला है, देन उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। अब मुझे सोचकर बताओ यहां पर वाउचर किस दिन इश्यू हुआ था, यहां पर सोचकर बताओ वाउचर किस दिन इश्यू हुआ था। सर 14 फरवरी डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर है। 14 फरवरी डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर है और 14 नवंबर डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर है। डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर है। 14 फरवरी इश्यू ऑफ वाउचर है और 14 नवंबर डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर है। अब जरा सोचकर देखो, एक बार जरा सोचकर देखो, क्या गवर्नमेंट को 14 नवंबर तक का वेट करना चाहिए जीएसटी लगाने के लिए? क्या गवर्नमेंट को 14 नवंबर तक का वेट करना चाहिए जीएसटी लगाने के लिए? नहीं सर, 14 फरवरी को जब वाउचर इशू करा गया तो गवर्नमेंट को पहले से पता था कि इस वाउचर के अगेंस्ट में रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दी जाएगी। पहले से पता था कि इस वाउचर के अगेंस्ट पे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दी जाएगी, क्योंकि ओयो का बिजनेस क्या है, ओयो का बिजनेस ही रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का है और इस वाउचर को उसी सप्लाई के अगेंस्ट रिडीम किया जाएगा। इस वाउचर को उस सप्लाई के अगेंस्ट पे ही रिडीम किया जाएगा। तो जब वाउचर इशू किया जाएगा, गवर्नमेंट उसी वक्त ओयो से क्या कहेगी, गवर्नमेंट उसी वक्त ओयो से क्या कहेगी, ला मेरा जीएसटी मुझे दे दे। गवर्नमेंट ओयो से क्या कहेगी, ला मेरा जीएसटी मुझे दे दे, तू इस वाउचर के अगेंस्ट पे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज देगा, तो मेरे को अभी के अभी इस पे क्या चाहिए, जीएसटी चाहिए। तो यहां पर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, यहां पर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर।
दैट इज रेंटिंग ऑफ immovable property, that is renting of immovable property. Therefore time of supply क्या बनेगी? issue of voucher, that is 14 फरवरी 25, that is 14 फरवरी 25। ठीक है, अच्छा क्या यहां पे हम एग्जाम्पल गुड्स का भी ले सकते थे? गुड्स का भी ले सकते थे। जैसे मान लो मैंने यहां पर 1,000 रुपए का वाउचर ओयो का ना लिया होता, ये वाउचर जारा का होता, तो जारा क्या करता है? जारा क्या करता है? जारा 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 क्या करता है? बताओ सर, जारा क्या करता है? सर जारा कपड़े देता है, कपड़े देता है, क्लोथ बेचता है सर, क्लोथ बेचता है, ये क्लोथिंग ब्रांड है। तो हमें पहले से पता होता कि जारा इस वाउचर के अगेंस्ट पे क्या बेचेगा? कपड़े बेचेगा, तो भी ये सप्लाई क्या हो जाती? आइडेंटिफाइबल हो जाती। तो भी ये सप्लाई अपने पास क्या हो जाती? आइडेंटिफाइबल हो जाती। अगेन जिस दिन वाउचर इश्यू हुआ है वही अपने पास क्या बन जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, तो आपको यह देखना है कि सर वाउचर किसके अगेंस्ट रिडीम होगा, वाउचर किसके अगेंस्ट रिडीम होगा। अगर ये पहले से पता है तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? इश्यू ऑफ वाउचर। अब एक बच्चे ने सवाल किया कि सर मान लो अमन ये वाउचर रिडीम ही ना करता, सर पढ़ने में बहुत व्यस्त है, वो क्या करेगा इस वाउचर का? उसके पास समय ही नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक क्लासें चलती है, होमवर्क मिल जाता है, बैकलॉग हो जाती है, इतना टेंशन है सर अमन ने ये वाउचर रिडीम ही नहीं किया, तो अब क्या होगा? अगर अमन ने ये वाउचर रिडीम ही नहीं किया तो क्या होगा? जरा सोच कर बताओ, क्या ओयो मेरे को ये 1,000 रुपए वापस कर देगा? अगर ये वाउचर रिडीम नहीं हुआ तो क्या मुझे ये 1,000 रुपए वापस मिलेंगे? सोच कर बताओ, अगर ये वाउचर रिडीम नहीं हुआ तो क्या ओयो भाई साहब मेरे को 1,000 रुपए वापस कर देंगे? नहीं, ओयो कहेंगे भैया आपने 1,000 रुपए का वाउचर खरीद लिया है, अब इसे तुम इस्तेमाल करो, इसे गंगा में बहा दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि ओयो मेरे को 1,000 रुपए रिफंड नहीं करेगा। अब जब ओयो मेरे को 1,000 रुपए रिफंड नहीं करेगा तो गवर्नमेंट भी जीएसटी उसको वापस नहीं करेगी, गवर्नमेंट भी उसको जीएसटी वापस नहीं करेगी। यानी कि वाउचर रिडीम हो या ना हो, गवर्नमेंट के पास जीएसटी पहुंचेगी, और उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। क्योंकि वाउचर का पैसा कभी भी रिफंड नहीं होता। अगर आपने वाउचर खरीदा है और वो वाउचर रिडीम नहीं किया तो वाउचर का पैसा कभी भी रिफंड नहीं होता, वो आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए अमन बेटा मेरी गुजारिश है थोड़ा सा समय निकाल कर आप चले जाना ओयो, ठीक है, वरना क्या फायदा, 1,000 रुपए बर्बाद हो जाएंगे। चलो, अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल ना हो, अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल ना हो, मतलब पहले से यह ना पता हो कि इस वाउचर के अगेंस्ट पे क्या सप्लाई होगा, पहले से यह ना पता हो कि इस वाउचर के अगेंस्ट पे क्या सप्लाई होगा, तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। इस केस में आपके पास टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। जब वाउचर रिडीम होगा, ठीक है, जब वाउचर रिडीम होगा, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, ठीक है। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने परचेज किया वाउचर
of rupees 1000 from अम्मीजान। अम्मीजान मतलब amazon.com। मैंने 1000 रुपए का वाउचर खरीदा फ्रॉम amazon.com एंड इसे गिफ्ट कर दिया टू रिया ऑन हर बर्थडे ऑन 15th जुलाई 25। मैंने रिया को 1000 रुपए का वाउचर अमेजन का गिफ्ट कर दिया उसके बर्थडे पे 15 जुलाई 2025। 15 जुलाई 2025। अभी प्लीज मेरी बात को समझना, सर अमेजन जो है वो मल्टीपल गुड्स में डील करता है, वो ई कॉमर्स है। अमेजन जो है वो ई कॉमर्स है, वो मल्टीपल गुड्स में डील करता है। सर उसके पास शर्ट भी मिलती है, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम भी मिलता है, उसके पास सर फर्नीचर भी मिलता है, उसके पास मोबाइल की एसेसरी भी मिलती है, उसके पास सर जूते भी मिलते हैं, उसके पास इवन खाने पीने का सामान भी मिलता है। सर खाने पीने का सामान भी मिलता है। तो सर अमेजन को नहीं पता कि रिया इस वाउचर को कौन से वाले गुड्स के लिए रिडीम करेगी। हो सकता है रिया को हैंडबैग की जरूरत हो तो रिया हैंडबैग खरीद ले, हो सकता है रिया को सैंडल की जरूरत हो तो रिया सैंडल खरीद ले, हो सकता है रिया को अपने लिए बढ़िया से ईयरफोन खरीदने हैं तो वो अपने लिए ईयरफोन खरीद ले, हो सकता है रिया को चार्जर खरीदना हो चार्जर खरीद ले, हो सकता है रिया को अपने पापा के लिए शर्ट खरीदनी हो तो वो उस 1000 रुपए से पापा के लिए शर्ट खरीद ले। तो पहले से नहीं पता कि रिया मैडम इस वाउचर को किस सप्लाई के अगेंस्ट में इस्तेमाल करेंगी, पहले से नहीं पता। अब रिया ने क्या किया, रिया ने रिडीम किया वाउचर ऑन 15th October 25 for the purchase of shirt for her father। अपने पापा के लिए उन्होंने एक बढ़िया सी शर्ट खरीद ली उस वाउचर से। उन्होंने अपने पापा के लिए एक बढ़िया सी शर्ट खरीद ली उस वाउचर से। तो यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? सर आपको सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। यहां पर सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर एज Amazon is e-commerce and deals with variety of goods therefore time of supply shall be the date of redemption। That is 15 अक्टूबर। हाँ, ये वाउचर की जो अमाउंट होती है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी रहेगी। ये वाउचर की जो आपकी अमाउंट रहती है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी रहती है। ये जो वाउचर रहेगा, दिस वाउचर इज ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जल्दी से कॉपी करिए और सी लिखिए। ठीक है गोपाल भाई।
डन। चलिए, डील कहां लिखा है मैंने? डील तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है। अच्छा, ये डील्स विद वेराइटी ऑफ गुड, डील्स विद वेराइटी ऑफ गुड्स। रजा कह रहे हैं सर ज़ारा ऑल्सो डील्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ लाइक टी शर्ट, शर्ट्स, जीन्स। यूजुअली बेटा कपड़ों के ऊपर सेम रेट ऑफ जीएसटी लगती है, कपड़ों के ऊपर सेम रेट ऑफ जीएसटी लगती है। ऐसा नहीं होता कि जीन्स पे अलग लग रही है और शर्ट पे अलग लग रही है। यूजुअली सेम रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल होता है। हितेन कह रहे हैं सर जे टैक्सेबल पर्सन नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है यार, हमने जिसका वाउचर लिया है वो टैक्सेबल होना चाहिए ना। हमने ओयो से वाउचर खरीदा है तो यहां पे सप्लायर ओयो है। हमने अमेजन से वाउचर खरीदा है तो सप्लायर अमेजन है। हम तो वाउचर खरीद रहे हैं, वी आर द कस्टमर्स, वी आर द कस्टमर। भार्गवी मैंने बताया ना कि जब रिडम्पशन होगा तब वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगी। रिया कभी भी इस वाउचर को रिडीम नहीं करेगी तो कभी भी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बनेगी, बात खत्म। जब तक ये वाउचर रिडीम नहीं होगा तब तक टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बनेगी। रिया ने इस वाउचर को अपनी प्रॉपर्टी का पार्ट बना लिया। रिया अपने आने वाली जनरेशन को ये वाउचर देगी कि जसमीत सर ने वाउचर दिया था, जसमीत सर ने वाउचर दिया था, ये खानदानी वाउचर बन जाएगा। रिया के बच्चों के पास जाएगा, बच्चों के बच्चों के पास जाएगा, उनके बच्चों के पास जाएगा। तो जब तक ये रिडीम नहीं होगा तब तक इसका टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, अभी ठीक है, अभी ठीक है। जब बोल दिया रिडम्पशन इज द टाइम ऑफ सप्लाई, जब रिडम्पशन होगा तब टाइम ऑफ सप्लाई, रिडम्पशन नहीं हुआ तो टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बनेगी, बात खत्म हो गई सर, सिंपल है। ठीक है, चलो सर। इसके बाद एक बहुत ही वाहियात सा सेक्शन आता है, बहुत ही वाहियात सा सेक्शन आता है। इससे एग्जाम में कुछ नहीं आता, इससे एग्जाम में कुछ नहीं आता। एक आता है 12.5 और सेक्शन 13.5। 12.5 is for goods, 13.5 is for service। 12.5 is for goods and 13.5 is for service। supply of goods or service in residual case, supply of goods and service इन रेसिडुअल केस। बेसिकली ये पता है कब लगता है? ये लगता है जब टैक्सेस की चोरी हो रही है। ये कब लगता है? ये लगता है जब टैक्सेस की चोरी हो रही है। ये कब लगता है? जब टैक्सेस की चोरी हो रही है। लिख लो कब लगता है सर। ये प्रोविजन जीएसटी चोरों पर लगता है, जीएसटी चोरों पर लगता है, जो जीएसटी की चोरी कर रहे हैं उन पर लगता है, जो जीएसटी की चोरी कर रहे हैं उन पर लगता है। ठीक। तो अगर आपका टाइम ऑफ सप्लाई, अगर आपका टाइम ऑफ सप्लाई डिटर्मिनेबल नहीं है, अगर आपका टाइम ऑफ सप्लाई डिटर्मिनेबल नहीं है एज पर 12.2, 13.2, 12.3, 13.3, 12.4, 13.4। तो अगर आपका टाइम ऑफ सप्लाई सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4 के हिसाब से नहीं निकल पा रहा, अगर आपका टाइम ऑफ सप्लाई 12.2, 13.2, 12.3, 13.3, 12.4, 13.4 के हिसाब से नहीं निकल पा रहा, तो ऐसे केस में हम टाइम ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करेंगे एज पर, टाइम ऑफ सप्लाई को डिटरमिन करेंगे एज पर 12.5
और 13.5। 12.5 इज फॉर गुड्स, 13.5 इज फॉर सर्विस। टाइम ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करेंगे एज पर 12.5 और 13.5, एज पर 12.5 और 13.5। यहां पर दो सिचुएशन, अगर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करनी है, अगर आपका पीरियोडिकल रिटर्न फाइल होना है, पीरियोडिकल रिटर्न कौन फाइल करता है? जो रजिस्टर्ड व्यक्ति होता है। पीरियोडिकल रिटर्न टू बी फाइल्ड, पीरियोडिकल रिटर्न टू बी फाइल्ड, पीरियोडिकल रिटर्न कौन फाइल करता है? जो व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है, जो व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है। तो इस केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा ड्यू डेट ऑफ रिटर्न्स। यहां पे हम कौन सी रिटर्न्स की बात कर रहे हैं? जीएसटी रिटर्न्स की। तो जो भी आपकी ड्यू डेट है जीएसटी की रिटर्न की, ठीक है, जो भी आपकी ड्यू डेट है जीएसटी की रिटर्न की, वो आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा, वो आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। और अगर आपको पीरियोडिकल रिटर्न फाइल नहीं करनी, किसको फाइल नहीं करनी होगी? जो रजिस्टर्ड नहीं है। अगर मान लो कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति नहीं है लेकिन उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए था, कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति नहीं है लेकिन उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए था, वो टैक्सेस की अगर चोरी कर रहा है, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा जिस दिन हम उससे टैक्स का पैसा रिकवर करेंगे। उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा जिस दिन हम उससे टैक्स का पैसा रिकवर करेंगे, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, इसको लिख लो, दिमाग में ज्यादा लोड मत लेना, इसका आता नहीं है एग्जाम में बिल्कुल। मेनली ये सेक्शन किसके लिए बनाया गया है? चोरों के लिए बनाया गया है। सर चोर जब चोरी करते हैं तो कोई भी सुराग नहीं छोड़ते। चोर जब चोरी करते हैं तो सुराग नहीं छोड़ते, मतलब वो अपने पास इनवॉइस इशू नहीं करते, वो पेमेंट का लेन देन बैंक से नहीं करते। तो ऐसे केस में अगर वो पकड़े जाते हैं, ऐसे केस में वो पकड़े जाते हैं, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी? 12.5 और 13.5 से निकलेगी। अगर आपको रिटर्न फाइल करनी है तो जो रिटर्न की डेट है वही आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। आपको रिटर्न फाइल नहीं करनी है तो जिस दिन आपसे टैक्स का पैसा रिकवर होगा वही आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। इस पे मैं और ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि एग्जाम में आता ही नहीं है। जितना आपको बताना चाहिए था मैंने आपको बता दिया है। कॉपी हो गया हो तो सी लिख देना, कॉपी हो गया हो तो सी लिख देना। चलिए, सेक्शन 12.6 और 13.6, सेक्शन 12.6 और 13.6 ये लास्ट सेक्शन होता है, ये लास्ट सेक्शन है 12.6 और 13.6। अरे सहेली चंदा जी, अभी मैंने बताया ना कि वाउचर का पैसा रिफंड नहीं होता। आप वाउचर को रिडीम करो चाहे ना करो, वाउचर का पैसा कभी भी रिफंड नहीं होगा। और वाउचर का पैसा अगर रिफंड नहीं होगा तो जो जीएसटी आप गवर्नमेंट को दे चुके हो वो फाइनल है, बात खत्म। ठीक है, चलिए 12.6 और 13.6, 12.6 और 13.6, 12.6 और 13.6। टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द एडिशन इन वैल्यू, फॉर एडिशन इन वैल्यू by way of interest, late fees, penalty for delayed consideration,
हम लोगों ने ये पॉइंट कहीं पढ़ा था, हम लोगों ने ये वाला पॉइंट कहीं पढ़ा था, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी फॉर द डिलेड कंसिडरेशन, ये वाला पॉइंट कहीं पढ़ा था। हाँ हाँ सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ा था, ये बिल्कुल सही, वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ा था कि अगर आपको डिलेड पेमेंट चार्जेस मिलते हैं, चाहे आप उसे इंटरेस्ट बोलो, फीस बोलो, पेनल्टी बोलो, ये आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनते हैं, ये आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनते हैं। तो लॉ मेकर कहता है कि सर इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, इसका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा जिस दिन ये आपको रिसीव होंगे। इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, जिस दिन ये आपको रिसीट होंगे। तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी, जिस दिन ये आपको रिसीव होंगे वो दिन आपके लिए इसका क्या बन जाएंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। जिस भी दिन ये आपको रिसीव होंगे वो दिन आपका लिए क्या बन जाएगा सर, वो दिन आपके लिए बन जाएगा इसका टाइम ऑफ सप्लाई, वो दिन इसका बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। सिंपल है, सिंपल है। जब मिला तब टाइम ऑफ सप्लाई, जब मिला तब टाइम ऑफ सप्लाई, जब मिला तब टाइम ऑफ सप्लाई, जब मिला तब आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। एवरीवन क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात? हाँ सर क्लियर है, बिल्कुल इजी है सर, बिल्कुल ही इजी है। तो बच्चों अभी तक हमने क्या देखा, बच्चों अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 12(1) देखा, वो कहता है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कौन निकालेगा, वो निकालेगा सेक्शन नंबर 12। फिर आप लोगों ने सेक्शन नंबर 12(2) देखा, ये आपको टाइम ऑफ सप्लाई बताता है उन गुड्स की जो अपने पास फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आते हैं। फिर आपने देखा 12(3), 12(3) में टाइम ऑफ सप्लाई निकलता है उन गुड्स का जो RCM में आते हैं। इसके बाद आपने देखा 12(4), वो किसकी बात करता है सर, वाउचर इशू किया गया, वाउचर इशू किया गया, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर, इन केस ऑफ वाउचर। 12(5) आपने देखा, ये अपने पास रेसिडुअल केस था। रेसिडुअल केस कब लगता है, जब सब सेक्शन 2, 3, 4 नहीं लग पाते, जब सब सेक्शन 2, 3, 4 नहीं लग पाते। ठीक है। सेक्शन नंबर 12(6), सेक्शन नंबर 12(6), 12(6) किस पे लगता है सर, टाइम ऑफ सप्लाई है इन केस ऑफ डिलेड पेमेंट चार्जेस, इंटरेस्ट वगैरह, पेनल्टी वगैरह, इनके बारे में बताता है। ये आपका सेक्शन नंबर 12 था, ये आपका सेक्शन नंबर 12 था। अब सेक्शन नंबर 13 की तरफ अगर आप देखो तो सेक्शन 13 का सब सेक्शन 1 आपको क्या बताएगा सर, 13(1) आपको बताएगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे निकलेगी। 13(1) आपको क्या बताएगा कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे निकलेगी, सेक्शन नंबर 13 से निकलेगी। वाहियात सा सेक्शन है। इसके बाद सेक्शन नंबर 13(2) आपको क्या बताएगा, 12(2) बता रहा था गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज में, तो 13(2) क्या बताएगा, सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई, सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज में। सिंपल सिंपल सिंपल। इसके बाद 13(3) आपको क्या बताएगा सर, जैसे 12(3) रिवर्स चार्ज की बात कर रहा था वैसे ही ये भी करेगा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसके बाद 13(4) आपने कर लिया है, सेम एज 12(4),
13.5 आपने कर लिया है, सेम एज 12.5। 13.6 आपने कर लिया है, सेम एज 12.6। यानी कि अब आपका क्या रह गया है, आपके पास दो ही सेक्शन है सिलेबस में, एक 12 और एक 13। 12 तुमने पूरा निपटा लिया, 12 तुमने पूरा निपटा लिया, 13 भी तुमने लगभग निपटा लिया। 13 में भी अब केवल दो चीजें रह गई हैं, एक आपको पढ़ना है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस फॉरवर्ड चार्ज का, और एक आपको पढ़ना है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस रिवर्स चार्ज का। बाकी आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर हमने समेट लिया है। ये दो सब सेक्शंस की अब बातचीत करनी रह गई है, ये दो सब सेक्शंस की अब बातचीत करनी रह गई है। इस पर आए उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, देन इस पे आ जाएंगे। क्या कहती है पब्लिक? हाँ सर ऐसे कर लो, सर ऐसे कर लो, क्या टेंशन है, क्या टेंशन है? आओ सर, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ सर, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट में निपटा देंगे इसको, 1 मिनट में निपटा देंगे। जरा TYK के 3 पे आ जाओ। डिटरमाइन करना है आपको टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है फ्रॉम द गिवन। नहीं, आज नहीं खत्म हो पाएगा, कल का दिन लगेगा। 13.2 थोड़ा बड़ा है तो आज नहीं निपटेगा, कल निपटेगा, पर कल निपट जाएगा। मतलब हम टारगेट पे होंगे अपने, हम हमारे टारगेट पर होंगे। पिछले वाले बैच में भी 3 क्लासेस लगी थी, इस वाले बैच में भी 3 में निपट जाएगा। चलिए, टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। मई 4 को सप्लायर ने इनवॉइस किया गुड्स जो कि रिवर्स चार्ज बेसिस पर लगता है टू ब्रिज एंड कंपनी। मई 4 को इन्होंने रिवर्स चार्ज बेसिस पे गुड्स को बेचा है ब्रिज एंड कंपनी को, और 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस इलैप्स होते हैं 3 जून को। 30 दिन कब पूरे हो रहे हैं? 30 दिन पूरे हो रहे हैं जून 3 को। आपको 30 दिन चाहिए होते हैं कि आपको 31st डे चाहिए होता है? रिवर्स चार्ज में आपको 30 दिन चाहिए होते हैं कि आपको 31 दिन चाहिए होता है? रिवर्स चार्ज में आपको चाहिए होता है कि रिसीट ऑफ गुड्स कब हुई? आपको चाहिए होता है 31st डे फ्रॉम द इनवॉइस, एंड लास्टली आपको चाहिए होती है डेट ऑफ पेमेंट। तो आपके 3 जून को 30 दिन पूरे हो रहे हैं, तो आपको तो 31st चाहिए। तो 31st डे कौन सा होगा? ऑब्वियसली 4 जून होगा। इसके बाद आपको गुड्स कब रिसीव हुए हैं? 12 तारीख को गुड्स रिसीव हुए हैं। 12 तारीख को आपको गुड्स रिसीव हुए हैं, और आपने पेमेंट कब करी है? आपने पेमेंट करी है 30 मई को। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? सर टाइम ऑफ सप्लाई 12/5 बन जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? 12/5 बन जाएगा। 12/5 इज द टाइम ऑफ सप्लाई। 12/5 4 जून और 30/5 12 जून विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। सिंपल, इजी पीजी। नहीं, बचा कुछ गया, बच गया। चल कोई बात नहीं। हाँ जी, जल्दी से बताइए अगले वाले क्वेश्चन का। डिटरमाइन करना है टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। 4 मई को सप्लायर ने इनवॉइस करे गुड्स रिवर्स चार्ज बेसिस पर पिलर एंड कंपनी को। आपके 30 दिन पूरे हो रहे हैं जून 3 को, तो हमें तो 31st डे चाहिए। 31st डे हमें कब मिलेगा? 4 जून। 31st डे हमें क्या मिलेगा? 4 जून। 12 जून को पिलर एंड कंपनी ने गुड्स को रिसीव किया, तो 12 जून को आपको गुड्स रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, पिलर एंड कंपनी रिसीव द गुड विच वर हेल्ड इन ट्रांजिट। यहां पर स्टेटमेंट पूरा हो रहा है। ठीक है, यहां पे स्टेटमेंट पूरा हो रहा है।
ये स्टेटमेंट पूरा हो गया है। आगे जुलाई 3 को क्या हुआ है? जुलाई 3 को पेमेंट करी गई है, जुलाई 3 को पेमेंट करी गई है। सोचकर बताओ, सोचकर बताओ आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा? 4 जून 31st डे है, 12 जून आपको गुड्स मिले हैं और 3 जुलाई को आपने पेमेंट करी है। आपको 3 डेट देखनी होती है, जिस दिन गुड्स मिले, 31st डे और डेट ऑफ पेमेंट। तो यहां पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकल कर आएगा? यहां पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल कर आएगा 4 जून, 4 जून। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग दोगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग दोगे, अभी दोगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग दोगे और अभी दोगे। ठीक है, हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं, हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। गुड्स कब मिले? 31st डे, और हमें चाहिए होता है डेट ऑफ पेमेंट। हमें 3 दिन चाहिए। केस नंबर 1, इनवॉइस हमने इशू करी है 1 अक्टूबर को। इनवॉइस हमने इशू करी है 1 अक्टूबर को, तो 31st डे क्या निकलेगा? सर अक्टूबर में आपके पास आ जाएंगे 30 दिन और 1 दिन आपको नवंबर का लेना पड़ेगा। अक्टूबर में टोटल कितने दिन होते हैं? अक्टूबर में टोटल 31 दिन होते हैं। आपने 1 अक्टूबर को इनवॉइस इशू करा है, यानी कि काउंटिंग कब से शुरू करोगे? काउंटिंग शुरू करोगे 2 अक्टूबर से, गांधी जी के बर्थडे वाले दिन से। 2 अक्टूबर से, 2 अक्टूबर से आप इसे कहां तक काउंट करोगे? 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आपको 30 दिन मिल जाएंगे और 31st डे, 31st डे आपके पास क्या आएगा? 31st डे आपके पास क्या आएगा? 1 नवंबर। तो आपका 1 नवंबर, केस नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, 1 नवंबर आपके पास 31st डे आ जाएगा। गुड्स आपको रिसीव हुए हैं 5 अक्टूबर को। सर बुक्स में पेमेंट रिकॉर्ड हुई है 10 अक्टूबर को और बैंक में डेबिट हुई है 12 अक्टूबर को। तो 10 अक्टूबर और 12 अक्टूबर विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट 10 अक्टूबर। तो यहां पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? 5 अक्टूबर बन जाएगा। दूसरे वाले केस में देखो क्या बन रहा है। इनवॉइस 1 अक्टूबर का ही है, यानी कि 31st डे 1 नवंबर का हो गया। गुड्स आपको मिले हैं 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर और 12 अक्टूबर विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगी 10 अक्टूबर। दूसरे वाले केस में आपका आंसर आ जाएगा 10 अक्टूबर। तीसरे वाले केस में इनवॉइस वापस से 1 अक्टूबर की है, यानी कि 31st डे आ जाएगा 1 नवंबर। आपके पास गुड्स आए हैं 15 नवंबर को, 15 नवंबर को। पेमेंट हुई है 18/11 को बुक्स में और बैंक में डेबिट हुआ है 20/11 को। 18/11 और 20/11, 18/11, 18/11। तो इसमें अर्लियर क्या निकल कर आ रहा है? अर्लियर निकल कर आ रहा है 1 नवंबर। अर्लियर निकल कर आ रहा है 1 नवंबर। ठीक है, ओके। आओ सर, टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ जरा। टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ जरा, 6 पर आ जाओ जरा। टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ जरा। XYZ लिमिटेड परचेज करते हैं अपने कस्टमर के लिए 100 वाउचर 24/12/18 को वर्थ ऑफ ₹1000 ईच फ्रॉम ABC लिमिटेड, अ फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक कंपनी ने अपने कस्टमर के लिए 100 वाउचर खरीदे 1000 रुपए वाले ABC फुटवियर से। वाउचर्स इशू करे गए 25/12/18 को और वाउचर्स को एनकैश करवाया गया ABC लिमिटेड के रिटेल आउटलेट्स पे। एम्प्लॉइज ने इन्हें एनकैश कराया 1 जनवरी 19 को। टाइम ऑफ सप्लाई बताओ क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। यहां पर ABC लिमिटेड क्या करती है? सर ABC लिमिटेड फुटवियर का काम करती है, फुटवियर का काम करती है, फुटवियर का काम करती है। यानी कि अगर ये वाउचर इशू करेगी, अगर ये वाउचर इशू करेगी तो वाउचर का रिडम्पशन किसके अगेंस्ट पे होगा? क्या पहले से पता है? इस वाउचर का रिडम्पशन किसके अगेंस्ट पे होगा? सर फुटवियर के अगेंस्ट पे होगा।
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर इस वाउचर के अगेंस्ट सप्लाई क्या है? सर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है। इस वाउचर के अगेंस्ट पे सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, और अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनता है? सप्लाई बनता है डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। अब जरा सोच कर बताओ वाउचर कब इश्यू हुआ? सर वाउचर परचेस किया था 24 दिसंबर को। वाउचर परचेस किया था 24 दिसंबर को, लेकिन वाउचर इशू कब किया गया? वाउचर इशू किया गया 25 दिसंबर को। और इसका वाउचर एनकैश कब हुआ? एनकैश मतलब रिडीम। एनकैश मतलब रिडीम। रिडम्पशन कब हुआ? 1 जनवरी को। रिडम्पशन कब हुआ? 1 जनवरी को। 1 जनवरी 19, ये 18, ये 18। हां जी। तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? सर टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर 25 दिसंबर 12। 25 दिसंबर 12, ये आपके पास क्या बन जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल सर, ये क्वेश्चन नंबर 7, ये रेसिडुअल केस यहां पर आएगा। ठीक है, ये गलत जगह पर हेडिंग चली गई है, ये हेडिंग यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, रीमा ने परचेज किया है एक गिफ्ट वाउचर शॉपर स्टॉप एक डिपार्टमेंटल स्टोर से। शॉपर स्टॉप डिपार्टमेंटल स्टोर है, इनसे इन्होंने गिफ्ट वाउचर खरीदा है 1500 रुपए का 31 अक्टूबर 18 को, और अपनी मित्र को गिफ्ट कर दिया है उनके बर्थडे पे 4 नवंबर को। इनकी फ्रेंड ने इसे एनकैश करवाया है 1 जनवरी 19 को हैंडबैग खरीदने के लिए। आपको टाइम ऑफ सप्लाई बतानी है। सर शॉपर स्टॉप एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। शॉपर स्टॉप एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो शॉपर स्टॉप अगर डिपार्टमेंटल स्टोर है, शॉपर स्टॉप अगर डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मल्टीपल गुड्स में डील करता है। शॉपर स्टॉप अगर एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो डिपार्टमेंटल स्टोर में मल्टीपल गुड्स होते हैं, मल्टीपल गुड्स होते हैं। तो शॉपर स्टॉप को यह नहीं पता है कि वाउचर का रिडम्पशन कौन से वाले सामान के लिए होगा। वाउचर का रिडम्पशन कौन से वाले सामान के लिए होगा? डिपार्टमेंटल स्टोर है सर, डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो सप्लाई आपकी आइडेंटिफाइबल नहीं है एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? टाइम ऑफ सप्लाई बनेगी रिडम्पशन डेट। और रिडम्पशन डेट क्या है सर? रिडम्पशन डेट है हमारे पास 1 जनवरी 19। रिडम्पशन डेट हमारे पास क्या है? 1 जनवरी 19। ठीक है, ओके सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। टीवाईके के क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। टीवाईके के क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। हाँ जी, 8 वाले पे आ जाओ। मिस्टर एक्स एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, सप्लाइड सर्टेन गुड्स टू मिस्टर वाई ऑन 6 मंथ क्रेडिट with a penalty clause in the agreement levying a penalty of 5% of the invoice value in case of delayed payment। ठीक है, तो 6 महीने का उधार दिया है और 6 महीने से ज्यादा पेमेंट लेट होगी, 6 महीने से ज्यादा पेमेंट लेट होगी, छह महीने से ज्यादा पेमेंट लेट होगी तो ब्याज लगेगा 5% का इनवॉइस वैल्यू पे।
आपने इनवॉइस इशू किया 1 नवंबर 18 को, वाई कुड नॉट मेक द पेमेंट ऑन द ड्यू डेट, वो ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर पाया ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन। ही हाउएवर मेड द पेमेंट ऑफ द इनवॉइस ऑन 5/5/19। 1 नवंबर 18 था तो ड्यू डेट क्या होगी? 1 दिसंबर, 1 दिसंबर के बाद 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई। ड्यू डेट थी आपके पास 1 मई, ड्यू डेट थी आपके पास 1 मई 19। लेकिन आपने पेमेंट 1 मई 19 को नहीं करी, आपने पेमेंट करी 5/5/19 को। मिस्टर एक्स रेज्ड अ डेबिट नोट फॉर द पेनल्टी अमाउंट, फॉर द पेनल्टी अमाउंट, पेनल्टी अमाउंट लेने के लिए डेबिट नोट इशू कर दिया गया। देयर बीइंग अ डिस्प्यूट ऑन दिस, द मैटर वाज इन आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन मतलब कोर्ट कचहरी पे पहुंच गया, एंड फाइनली रिजॉल्व्ड with Y agreeing to pay half of the penalty amount. The amount was paid by Mr. Y on 12/12/19. Determine the time of supply in the light of the GST of the law. In the light of the GST of the law. आप मुझे बताइए कि सर यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? एज पर सेक्शन 12(6), एज पर सेक्शन 12(6), टाइम ऑफ सप्लाई for delayed payment charges, time of supply for delayed payment charges shall be the date of receipt of such delayed charges. डिलेड चार्जेस का मतलब यहां पर किससे है? इंटरेस्ट से, लेट फीस से, पेनल्टी से, पेनल्टी से। ठीक है, तो एज पर सेक्शन 12(6) आपके पास जब ये डिलेड पेमेंट चार्जेस आएंगे वो इसका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। हमारे केस में इन गिवन केस आपको कब रिसीव हुआ है? इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है ऑन 12 दिसंबर 19। देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? टाइम ऑफ सप्लाई 12 दिसंबर 19 बन जाए। जिस दिन मिलेगा वो दिन आपके लिए क्या बन जाएगा? वो दिन आपके लिए यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा, वो दिन यहां पर आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ठीक है जी, ओके सर, ओके 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 ओके। चलो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। 13(2) और 13(3) हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ होमवर्क पे दे रहा हूं, वो आप करके आएंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ होमवर्क पे दे रहा हूं, आप होमवर्क करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क पे है। क्वेश्चन नंबर 10 अभी हमने कर लिया, जैसा TYK था वैसा है ये। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने कर लिया, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क पे। फोर्टीन होमवर्क पे। ठीक है।
13 होमवर्क पे है, 14 होमवर्क पे है, 9 होमवर्क पे है। 9 13 14, 9 13 14, 9 13 14 3, 9 13 14 3 1। 28 12 का होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। इसको आप देख कर आइएगा, हम लोग बातचीत करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय।